वेलकम टू एमएस लॉ कॉलेज। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहला पेपर चल रहा है, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास हो गई है आज। आई होप कि लास्ट ही हो, ठीक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 पार्ट में, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, दूसरा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और तीसरा है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। नाउ ये दोनों हो चुका है, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, वो देख लेते हैं। उसके बाद इन तीनों को मिला के 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड, कल जो मैंने 7 क्वेश्चन भेजा हुआ है ग्रुप में मुस्लिम लॉ का, ये मान के चलो कि वो 7 क्वेश्चन तुम लोग को आना है एग्जाम में, ठीक है। उस 7 में से 5 क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो रह गया है वो है मेंटेनेंस का, उसको ऐड कर लेना, ठीक है। वही 8 क्वेश्चन तैयार कर लेना, 5 क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा, ओके। चलो, सो क्वेश्चन इज भागीदारी, है ना, ये सब पढ़ा हुआ है रिवीजन वाले में नहीं, क्लास वाले में, है ना। चलिए, भागीदारी को भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या है बताइए। क्या लाभ में हिस्सा भागीदारी का निश्चायक सबूत है, विवेचना कीजिए। क्या पूछ रहा है, पार्टनरशिप पूछ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। सो हमें तो जब पार्टनरशिप याद करना है तो हमें सेक्शन 4 याद रखना है ना। एलिमेंट पूछ रहा है तो फिर परिभाषा में से एलिमेंट आ जाएगा, और उसके बाद बोल रहा है कि क्या पार्टनरशिप का जो एक भाग होता है, हिस्सा मिलना, तो हर व्यक्ति जो हिस्सा उसमें पाता है क्या उसका पार्टनर हो जाता है, क्या वो पार्टनरशिप का एक भाग हो जाता है। देखो क्या होता है पार्टनरशिप, अभी ये देखेंगे फिर समझ में आएगा, यही समझाने लगेंगे 15-20 मिनट यही लग जाएगा, ठीक। चलो, सेक्शन 1930 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 के अनुसार जब 2 या अधिक व्यक्ति, तो पहला एलिमेंट क्या है, 2 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ठीक। किसी व्यापार होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट एक व्यापार होना चाहिए, वो लाभ में हिस्सेदारी के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, तीसरा एलिमेंट लाभ हो, भाई व्यापार करोगे तो लाभ होगा ही, है ना। तो उस कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें जो लाभ हो उसमें हिस्सेदारी के उद्देश्य से, ठीक है, उसमें हिस्सा बढ़े सबका, मिलकर चलाने का अनुबंध करते हैं, तो संविदा होगा ही, पार्टनरशिप संविदा अधिनियम का भाग है, तो है ना, ठीक है। तो 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार में लाभ में हिस्सेदारी के उद्देश्य से मिलकर क्या करते हैं, संविदा करते हैं, ठीक है। ये 5 आवश्यक तत्व तो हो गए, इसको जोड़कर 4 कर सकते हो, तोड़ के 6 कर लो, जितना करना चाहो, ठीक है। तो इस संबंध को, जो ये संबंध ये कर रहे हैं, इसको भागीदारी कहा जाएगा। इस प्रकार कार्य करने वाले व्यक्तियों को भागीदार पार्टनर्स कहा जाता है, तथा उस समूह को फर्म कहा जाता है, और उस संघ का एक नाम होता है जिसे फर्म नेम कहा जाता है या संघ नाम कहा जाता है, ठीक है। नाउ क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक लोग, तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2, ठीक है। क्या कर रहे हैं आपस में मिलकर, मिलकर मतलब कैसे, गले लग कर नहीं, संविदा कर रहे हैं, ठीक है, विधिक संविदा कर रहे हैं, ठीक है। संविदा कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि एक व्यापार करेंगे, ठीक है, ठीक है, एक व्यापार करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो लाइब्रेरी खोलेंगे, ठीक है, और उसमें से जो लाभ मिलेगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। मान लो 2 ही लोग खोले तो लोग आपस में बांट लेंगे, तो इसका मतलब इस लाभ में सिर्फ लाभ ही नहीं, अगर कुछ नुकसान होगा तो वो भी दोनों लोग बराबर हानि भी उठाएंगे, ठीक है। लाभ का मतलब ये नहीं सिर्फ लाभ बांटेंगे और हानि होगा तो कोई एक ही उठाएगा, नहीं, अगर लाभ लोगे तो हानि भी उठाना पड़ेगा, ठीक। नाउ ये हो गया भागीदारी, इसको कहते हैं पार्टनरशिप, है ना। अब जो बंदे जिन्होंने भागीदारी की है वो अपने आप में हर उसमें 2, 3, 4, 5 जितने सब अपने आप में एक पार्टनर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ, ये एक रिलेशनशिप हो गई, मैरिज, है ना, तो ये भी एक पार्टनर हुआ और ये भी एक पार्टनर हुआ, है ना। ना ये मैरिज जो है पार्टनरशिप नहीं है, बट एग्जांपल के लिए बता रहे ताकि समझ में आए कि जितने भी उसमें मेंबर रहेंगे जो पार्टनरशिप करेंगे वो सब पार्टनर कहलाएंगे, ठीक। और इन्होंने जो एक ग्रुप बनाया है, 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का, और जो है ना, इसको एक फर्म कहेंगे। कौन सा फर्म, जो ये काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी का, ठीक है। नाउ सिर्फ फर्म से नाम नहीं छोड़ देते, उसका कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। कोई दुकान खोलेंगे तो शुक्ला की मिष्ठान, लाला जी की दुकान वगैरह वगैरह, है ना। मान लो लाइब्रेरी खोले, रख दिए दृष्टि लाइब्रेरी, नाम रख दिए, है ना। तो इनका व्यापार क्या था, एक लाइब्रेरी का था
इन्होंने पार्टनरशिप की है, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप की है इसको फर्म कहेंगे, और ये जो नाम रखा है यही इनका फर्म नाम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ में शादी हुई, फिर एक बेबी हुआ, ठीक है। बेबी अपने आप में एक बेबी है, और जो बेबी का नाम होगा वो बेबी नेम होगा, तो हर बार उसको बेबी नेम नहीं कहेंगे ना, हर बेबी का फिर कोई नाम हो जाएगा। फॉर मान लो गर्ल्स है तो अम, अंकिता हो गई, है ना। तो कोई वाइफ एम व्यक्ति जा रहा है, वो पूछेगा तुम्हारे बेबी का नाम क्या है, तो ये थोड़ी ना पलट के बोलेंगे कि मेरी बेबी का नाम बेबी नाम है, बेबी नेम है। बेबी का नाम जो एक होगा स्पेशली उसको बताएंगे, है ना। ऐसे ही पार्टनरशिप करने के बाद जो इन्होंने व्यापार शुरू किया, उस व्यापार का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। चलो, आई थिंक ये सब क्या था, यही तुम्हारी परिभाषा थी, यही आवश्यक एलिमेंट भी था, ठीक है। अब एलिमेंट को अलग अलग तोड़ के अलग अलग एक्सप्लेन करना, और एग्जाम में भी तुमको ये काम करना है, ठीक है। चलो, धारा 4 में परिभाषा दी गई है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, मतलब मिनिमम कितने हों, 2 लोग हों, ठीक है, ठीक है। भागीदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अधिकतम सीमा सामान्यतः 50 है, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अनुबंध द्वारा गठित होगी पार्टनरशिप, कैसे की जाए, प्रो संविदा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। ताकि अगर पार्टनरशिप करने के बाद भविष्य में उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी हो, कोई लाभ क्षेत्र या हानि के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई करनी हो, किसी के उत्तराधिकार संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, तो हम संविदा से समझ सकें कि पहले तो पार्टनर कौन है ना। नहीं तो हर कोई लाभ में कूदेगा, हानि में। या लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है, छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्ट है, लोग क्या कर लेते हैं, बोलकर कर लेते हैं, है ना। चलो हम दोनों मिलकर प्याज के पकौड़े की दुकान खोलते, नो प्रॉब्लम, है ना। देख के ही समझ में आ जाता है ना, कि उसके लिए तो लिखित करेंगे नहीं। और हो सकता है कि बड़ी दुकान खोल ली हो, प्याज के पकौड़े की दुकान खोली, फिर 5 स्टार होटल खोलना हो, जब 5 स्टार पे आएगा तो चीजें क्या होने लगेंगी, अपने आप लिखित होने लगेंगी, है ना। चलो, व्यवसाय चलाने के लिए किस किस उद्देश्य से संविदा करेंगे, कोई व्यापार चलाने के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी व्यापार हो गया, कोई भी व्यवसाय हो गया, कोई सेवा हो गई, सेवा मतलब कोई मेडिकल फील्ड से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या ऐसे कोई काम कर रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल कार जो है रेंट पे दी जाती है, वगैरह वगैरह। चौथा एलिमेंट क्या था, उस व्यापार से जो लाभ होगा उसको साझा करने का उद्देश्य हो, ये भी हमने देखा है ना। इसमें सिर्फ लाभ ही नहीं, प्लस हानि भी आएगा, अगर कोई हानि हुई तो वो भी बराबर सबको उठानी पड़ेगी, ठीक। चलो, साझा व्यवसाय चलाना, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, देखो एक हमने देखा है, एक एजेंट होता है और एक उसका हेड होता है, कौन होता है, मालिक, ठीक है, प्रिंसिपल जिसको हमने कहते हैं, है ना। ये हमने एजेंट में देखा था, मालिक हेड होता है और एजेंट उसके नीचे होता है। अगर एजेंट से कोई नुकसान हुआ इसके लिए कोई काम करते समय, तो मालिक जिम्मेदार होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं, फॉर एग्जांपल मान लो 2 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो एक दूसरे का, ये फॉर एग्जांपल एक्स है, ये वाई का वाई के लिए मालिक हो गया, और वाई एक्स के लिए एजेंट हो गया। सेम होगा, एक्स वाई के लिए एजेंट होगा और वाई प्रिंसिपल होगा, मतलब ये होगा कि ये दोनों लोग एक दूसरे के लिए बराबर जिम्मेदार होंगे, ठीक है। इसमें कोई ना कोई हेड होगा ना कोई नीचे होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए मालिक होंगे, दोनों एक दूसरे के लिए एजेंट होंगे। क्या लाभ में हिस्सेदारी भागीदारी का निर्णायक प्रमाण है, इस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप, क्या पूछ रहा है, मान लो कि अभी हमने देखा कि पार्टनर आपस में किस उद्देश्य से पार्टनरशिप करेंगे, जो लाभ होगा उस व्यवसाय में उसको बांटने के लिए, है ना। तो क्या कह रहा है, क्या हर कोई जो उस व्यवसाय में लाभ प्राप्त करता है वो पार्टनर होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। नहीं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये सिर्फ पुष्टिकारक तत्व है, क्यों, देखो फॉर एग्जाम्पल एक्स है, वाई है, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की, और एक्स वाई और एम है, ठीक है। नाउ एम की मृत्यु हो गई तो इसका एक माइनर बच्चा है, माइनर बच्चा, ठीक है, उसको भी हिस्सा दिया जाने लगा, लाभ दिया जाने लगा कुछ, ठीक है, ठीक है, तो लाभ तो प्राप्त करने लगा, तो क्या ये पार्टनर होगा, नहीं। देखो जो माइनर होते हैं ना, वो संविदा करने के योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप के लिए क्या आवश्यक है,
संविदा आवश्यक है ना। तो जब ये संविदा कर ही नहीं सकता तो पार्टनर कैसे होगा, नहीं हो सकता। हाँ, लाभ के लिए इसको जोड़ दिया गया है ताकि इसका भी खर्चा पानी चलता रहे। ठीक है, उसका पार्टनर तो भाई उसका फादर है ना। चलो, महत्वपूर्ण निर्णय कॉक्स वर्सेस हिकमैन। हिकमैन ने अपना व्यापार कॉक्स को सौंपा, लाभ में हिस्सा दिया गया। न्यायालय ने लाभ में हिस्सेदारी नहीं होना साझेदारी का निर्णायक प्रमाण नहीं है। जब तक यह सिद्ध न हो कि व्यक्ति व्यापार साझे में चला रहा था तब तक साझेदारी नहीं मानी जाएगी। हिकमैन एक जॉब करते एक काम हिकमैन के पास एक काम था। इन्होंने क्या किया, अपना जो व्यापार था उसको कॉक्स को दे दिया। ठीक है, ठीक है। कॉक्स को जब लाभ हुआ तो कॉक्स ने उस लाभ में से कुछ हिस्सा इनको भी दे दिया। भैया लो, तुम्हारा व्यापार था, तुम्हारा भी थोड़ा बहुत तो हक बनता है, लो हम तुमको दे देते हैं, एज ए जेंटलमैन हम आपको थोड़ा सा लाभ दे देते हैं। ठीक है। नाउ कॉक्स को और लाभ हुआ तो इनको लालच आ गया है, ये जाके केस कर दिया कि मैं भी पार्टनर हूँ क्योंकि मुझे भी तो लाभ मिला है। कोर्ट ने कहा नहीं, आपको लाभ जरूर मिला है बट उस लाभ के लिए आप दोनों ने क्या नहीं किया था, संविदा नहीं किया था, पहला। दूसरा, आप दोनों साझेदारी में उस बिजनेस को नहीं चला रहे थे, क्योंकि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है एज ए पार्टनर तो साझेदारी बिजनेस नहीं हुआ। साझेदारी बिजनेस आवश्यक है ना, लाभ के लिए चलाना। ठीक, एक केस और है, मॉलो मार्च वर्सेस एंड कंपनी वर्सेस द कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ये जो भी मैंने एग्जांपल दिया कुछ उसी तरीके से था। एक पार्टनर के वारिस को लाभ में हिस्सा मिल रहा था। ठीक है, उसने कहा मैं भी पार्टनर हूँ, कोर्ट ने कहा नहीं, आपका व्यापार चलाने में सक्रिय भूमिका नहीं है। ठीक है, पार्टनर एज ए पार्टनर आप नहीं हो, आपने संविदा कोई नहीं किया ऐसे है ना, आपको पार्टनर नहीं माना जाएगा। चलो, बहुत सारे केसेस देख लेना, काफी इतना ये हो गया। निष्कर्ष कंक्लूजन, जो मैंने अक्सर बोला है कि इंपॉर्टेंट केस की तरह है, यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया। 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, संविदा होनी चाहिए, व्यवसाय साथ में चलाना चाहिए, लाभ में हिस्सेदारी होनी चाहिए। देखो, लाभ के साथ साथ क्या होगा, अगर कोई नुकसानी होगी उसको भी उठाना पड़ेगा। ये मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ, उसको एग्जाम में लिख सकते हो। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे के लिए दोनों बराबर जिम्मेदार होने चाहिए। ठीक है, सारी चीजें शॉर्ट में है वही, तो तुम इससे अपने सीरीज में हाईलाइट कर सकते हो। आई होप कि तुम लोग को समझ में आए कि क्या एक माइनर पार्टनरशिप भागीदारी फर्म में भागीदार हो सकता है। अवयस्क की स्थिति का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अगर लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए सम्मिलित किया गया है तो उसके अधिकार और दायित्वों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या माइनर एक पार्टनर हो सकता है, और अगर उसे सिर्फ लाभ के लिए ऐड किया गया है, प्रॉफिट के लिए, तो उसके क्या अधिकार होंगे और क्या ड्यूटीज होंगी। ठीक है, हमने पहले ही देखा नहीं, क्योंकि माइनर संविदा नहीं कर सकता और पार्टनरशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट का क्या मतलब होता है, देखो एक माला हो गई, मान लो हम बोल रहे हैं कि हमको 5 मोती की माला बना के दो। ठीक है, और हम उतने के लिए पेमेंट कर रहे हैं और सामने वाले ने हमें 4 मोती की माला बना दी। ठीक है, नाउ हमें कितने की चाहिए थी, 5। तो माला जरूर है, लेकिन क्या वो वही माला है जो हमें चाहिए, नहीं, क्योंकि हमने तो 5 मोती की बोली है ना। तो इसी तरह जो एलिमेंट होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं, है ना। और अगर उसमें से कोई भी एक एलिमेंट नहीं है तो परिभाषा कंप्लीट नहीं है, उस चीज को वो फिर एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक, इसी तरह पार्टनरशिप की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में से एलिमेंट्स में से एक चीज है संविदा होना चाहिए, है ना। पार्टनरशिप करने के लिए दोनों जितने भी पार्टनर्स हो आपस में क्या करेंगे, संविदा करेंगे, है ना। नाउ क्योंकि माइनर संविदा कर ही नहीं सकता इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, यही तुमको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, नाउ सेक्शन 30 में दिया है, सेक्शन अच्छे से याद करना, कभी एलएलएम का एंट्रेंस वगैरह देना हो ये सेक्शन पूछते हैं किस सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, हम जब भी एलएलएम एपीओ जुडिशरी कहीं भी किस सेक्शन में दिया हुआ, ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ही पूछते हैं। ठीक है, किस सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अंदर का तो पूछ ही सकते हैं कि कोई अवयस्क का स्थिति बताओ। कोई अवयस्क विधिवत भागीदार नहीं बन सकता, परंतु उसे फर्म के लाभों के लिए भागीदारी में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, अतः अवयस्क को पार्टनर के रूप में नहीं, केवल लाभ के हिस्सेदारों के रूप में ही शामिल किया जा सकता है। तो इस नॉर्मली बता रहा है कि जो माइनर होगा वो पार्टनर नहीं बन सकता, बट उसे प्रॉफिट के लिए शामिल किया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता ये नहीं बता रहा, तो ये इसलिए नहीं हो सकता जो तुमको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि वो एक अवयस्क है और पार्टनरशिप होने के लिए हर पार्टनर को
संविदा करना आवश्यक है। चूंकि आवश्यक का जो संविदा होती है वो क्या होती है, प्रारंभता शून्य होती है, वॉइड एनिशियो होती है, वॉइड एब इनिशियो, ये एक मैक्सिम, इसका अर्थ होता है कोई ऐसा काम जो प्रारंभता ही शून्य हो। ठीक है, जब वो नहीं कर सकता तो नहीं होगा। अब चलो देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु अवयस्क की स्थिति के लिए। ये हो गया विषय, इसको ऐसे परिभाषा, ये ठीक। सबसे पहले परिभाषा कहाँ दी गई है अवयस्क की, माइनर की, तो कहीं से ले लेते हैं, कहाँ से दिया गया है। ठीक है, इंडियन, आई थिंक ये माइनर नहीं, बाल्यावस्था की स्पेलिंग, एक मिनट, आई थिंक ये ट्रांसलेशन ही गलत है। ठीक है, तो वयस्कता होना चाहिए, वयस्कता अधिनियम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देख इंग्लिश वाले में क्या दिया हुआ है, मेजॉरिटी दिया हुआ है ना। अब बाल्यावस्था का मतलब होता है माइनर। चलो, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में दिया हुआ है कि वह व्यक्ति वयस्क होगा। ठीक है, दिया हुआ है वह व्यक्ति अवयस्क होगा, अवयस्क मतलब माइनर होगा, जिसने 18 साल की आयु नहीं पूर्ण की है। तुम अब भाई माइनर के बारे में लिख रहे हो तो उसको बताना पड़ेगा माइनर कौन होता है ना। चलो, भागीदारी में उसका अधिकार क्या है। भागीदारी के फर्म में वो पूर्ण भागीदार नहीं बनाया जा सकता, वो भागीदार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हाँ, केवल लाभ का हिस्सेदार हो सकता है अगर बाकी पार्टनर्स चाहें। क्यों, क्यों पार्टनर क्यों नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, ठीक है, क्यों पार्टनर नहीं बन सकता। अब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 11 के अनुसार अवयस्क अनुबंध करने में अक्षम होता है, मतलब अवयस्क माइनर द्वारा की गई संविदा शून्य होती है, इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, लाभ तो किसी को भी हम दे सकते हैं, है ना। चलो, क्या अधिकार होते हैं उसके नाउ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा 30(2) और धारा 30(4), सेक्शन 30 में ही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहे हो ना। पहला अधिकार क्या है, लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। उसको लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार है, अगर उसको दिया जा रहा है तो वो ले सकता है। कब, अवयस्क को फर्म के लाभ का वह हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है जो साझेदारी के अनुबंध में निश्चित किया गया हो। तो संविदा द्वारा पार्टनरशिप होती है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप में बाकी पार्टनर संविदा द्वारा ये ऐड कर दें कि फला माइनर जो है जिसको हम अपने पार्टनरशिप में ऐड कर रहे हैं, इसको इतना या एक अमाउंट जो भी लाभ के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी पार्टनर भी उस पर राजी हो जाएं, तब उसको लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, जो फर्म से संबंधित कागज वगैरह है उसका निरीक्षण करने का भी अधिकार है और प्रतिलिपि भी प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, एज ए ये अधिकार तुम देखोगे पार्टनर्स को भी होता है। ठीक है, ये वाला अधिकार हिस्सा प्राप्त करने, लाभ प्राप्त करने का अधिकार, ये भी पार्टनर्स को होता है ना। बट ये देयता से संरक्षण, कोई लायबिलिटी नहीं होती उसकी। देखो, अगर मान लो व्यापार होता रहा है तो उसमें हमेशा क्या है, लाभ ही नहीं होता, कभी कभी हानि भी होती है ना। अब ये चीज इसको पार्टनर से अलग कर रही है। अगर व्यापार में हानि हो गई या व्यापार में कोई जिम्मेदारी आ गई, तो अगर एज ए वो पार्टनर होता तो उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, उसके लाभ में से काटा जाता या जो भी होता। ठीक है, या उसके ऊपर भी ऐसा कुछ फाइन लगाया जाता कि हाँ ठीक है, आपका इतना हिस्सा है, आप भी इतना क्या करोगे, जोखिम उठाओगे, है ना। बट नो लायबिलिटी, अगर फर्म को कोई नुकसान होता है तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती, इसके ऊपर माइनर के ऊपर, जबकि पार्टनर के ऊपर बनती है ना। चलो, हाँ, लेकिन अगर जो नुकसान है वो उसके लाभ को प्रभावित करता है, तब उसके लाभ में से क्या होगा, नुकसानी भरी जाएगी, क्योंकि भाई जो लाभ प्राप्त कर रहा है वो तो पार्टनरशिप फर्म से, व्यापार से ही प्राप्त कर रहा है ना। चलो, ये चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी हो सकता है पूछ लें, ऐसे घुमा के तुम लोग कंफ्यूज ना होना। मान लो माइनर था, ठीक है, उसको लाभ के लिए ऐड किया गया, फिर वो 18 साल का हो गया, अब क्या वो पार्टनर है कि नहीं। तो जब वो 18 साल का वयस्क हो जाता है, ठीक है, जिस दिन वो 18 साल का हुआ उससे 6 महीने के भीतर उसे निर्णय लेना होगा कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ या नहीं। अगर पार्टनर बनना चाहता है तब भी और नहीं बनना चाहता है तब भी क्या देना होगा, उसे अखबार में नोटिस देना होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नोटिस नहीं देता है तो उसको पार्टनरशिप से हटा दिया जाएगा, मतलब उसका लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।
अभी तक तो हमने उसके राइट देखे, ना उसका ड्यूटीज देखते हैं। ठीक है, क्या क्या दायित्व है? देखो, अगर मान लो कि व्यापार में कोई नुकसान हुआ, ठीक है, जिस फर्म में जिसमें वो काम पार्टनरशिप में उसको लाभ मिल रहा था और उसको कोई नुकसान हो गया व्यापार को, तो बाकी पार्टनर्स जो होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी कुछ ना कुछ, मतलब अगर लाभ के लिए व्यापार में ऐड किया जा सकता है। बट जो माइनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज के लिए दायित्वहीन नहीं होगी। हाँ, जो लाभ उसको मिल रहा था उसमें से कटौती की जा सकती है। ठीक। दूसरा देखो, अगर व्यापार हो रहा है भाई, मान लो कोई फैक्ट्री चल रही है, तो व्यापारिक क्रम में कंपनी क्या करती होगी, बहुत सारे क्या करती होगी, संविदा करती होगी सामान को बेचने खरीदने इत्यादि के लिए, है ना। ठीक है, और उस संविदा के तहत हो सकता है फर्म को कोई नुकसान हो, कोई फायदा हो, या कोई बाध्यता उत्पन्न हो किसी के प्रति, है ना। क्योंकि देखो, माइनर संविदा कर ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ लाभ प्राप्त कर सकता है, इसीलिए वो पार्टनर ही नहीं है। तो इसीलिए अगर उस कंपनी ने उस फर्म सॉरी उस फर्म ने, कंपनी नहीं बोलना यहाँ पे, कंपनी अधिनियम अलग से, ठीक है, अगर उस फर्म ने व्यापार के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था जिससे कोई बाध्यता उत्पन्न हुई, चूंकि माइनर तो संविदा कर ही नहीं सकता, तो वो बाध्यता के लिए भी बाध्य नहीं होगा। ठीक है, बाध्यता से वो फ्री है। ठीक है, सिर्फ पार्टनर ही बाध्य होते हैं। वयस्क होने के बाद की स्थिति, 18 प्लस होने के बाद की स्थिति क्या है, तो वही वाला है कि 6 महीने के अंदर उसको चुनना होगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि छोड़ना चाहता है। महत्वपूर्ण केस, जो वही ऊपर हमने पढ़ा था वही वाला फिर से आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट केस था। ठीक है, इसमें कहा गया था कि माइनर, एज ए माइनर आप लाभ में हिस्सा तो प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, या कोई लाभ में सिर्फ हिस्सा प्राप्त करने से क्या नहीं हो जाता, पार्टनर नहीं हो जाता, ये वाला था केस। ठीक है, लाभ में हिस्सा प्राप्त करने से कोई सिर्फ पार्टनर नहीं हो जाता। तो ये वाला केस तैयार करना अच्छे से। अगर तुम लोग पूछोगे तो मैं फैक्ट से शॉर्ट नोट भेज दूंगी क्लास में, है ना। ये अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों क्वेश्चन में आंसर लिख सकते हो। नाउ 18 प्लस होने के बाद का क्या विकल्प होता है, ठीक है। सेक्शन 35 में दिया है, सब सेक्शन दो, सब सेक्शन भी याद करके रखना। ठीक है, अगर कभी LLM बेयर एक्ट तो पढ़ना ही है, अगर LLM वगैरह का इंटरेस्ट लेना है, जुडिशरी उपयोग। सो वयस्क बनने के 6 महीने के भीतर उसे सूचित करना होगा कि वह साझेदारी में बना रहेगा या नहीं। यदि वह कोई सूचना नहीं देता तो यह माना जाएगा कि वह फर्म में पूर्ण पार्टनर हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं बनना चाहता, अगर वो फर्म में पार्टनर नहीं बनना चाहता, तब उसको सूचना देनी होगी और फिर उसका नोटिस निकाला जाएगा अखबार में। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, जो तुमने इंपॉर्टेंट समझी है उसी को शॉर्ट नोट करना है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, चलो अभी देखते हैं शॉर्ट नोट्स में क्या है। शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा जो भी टॉपिक होगा जो हमने इसमें पढ़ा हुआ है वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो पिछले क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, अभी अभी पार्टनरशिप ही चल रहा है। चलो 3 क्वेश्चन आ गए इसमें। सो एक भागीदारी फर्म बनाया गया, तो किन तरीकों से, बना तो लिया हमने संविदा करके, है ना, संविदा करके हमने फर्म बना लिया, अब उसको समाप्त कैसे करेंगे, परिस्थितियां बतानी है, और न्यायालय द्वारा विघटन की संभावना क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बहुत ज्यादा 8 या 9 क्वेश्चन कुल दिए हुए हैं। ठीक है, चलो, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत एक भागीदारी फर्म की स्थापना एवं उसका विघटन विधिक प्रावधानों के अनुसार होता है। जब पार्टनर्स के मध्य व्यवसाय करने का संबंध समाप्त हो जाता है तो उस फर्म का विघटन हो जाता है। यह विघटन स्वेच्छा भी हो सकता है और न्यायालय द्वारा भी हो सकता है। क्या बोल रहा है, पार्टनर्स ने क्या किया, संविदा किया कि हम एक क्या करेंगे, फर्म बनाएंगे, एक व्यापार करेंगे, और एक समय निश्चित कर दिया, या जो भी है, बाद में इन्होंने क्या किया, अपना पार्टनरशिप को समाप्त कर दिया। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, पार्टनर्स स्वयं अपने आप स्वयं से समाप्त कर सकते हैं, आपस में संविदा कर, चलो ये व्यापार अब हम लोग बंद कर देते हैं, या हो सकता है कि वो कोर्ट का सहारा ले, है ना। तो क्या परिस्थितियां होंगी ये हम देखेंगे। ठीक है, विघटन का क्या अर्थ होता है, पार्टनरशिप के विघटन का क्या अर्थ होता है, भागीदारी की समाप्ति का क्या अर्थ होता है। ठीक है, सेक्शन 39 में दिया हुआ है, जब सभी पार्टनर्स के बीच साझेदारी, पार्टनरशिप समाप्त हो जाए, मतलब वो व्यापार वो खत्म कर दें, उसी को फर्म का विघटन कहते हैं। सीधी सी बात है, हम लोग आलू ठेला 2 लोग मिलके, सब्जी ठेला चालू करें 2 लोग मिलके, फिर उसको ठेले को बंद कर दें। ठीक है,
सिर्फ किसी एक साझेदार के हट जाने से फर्म समाप्त नहीं होती जब तक कि सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त ना हो जाए। अगर 4 लोगों ने मिलकर कोई फर्म चालू किया था, 3 लोग भी अगर अपने अपने आप से बारी बारी हट गए तो समाप्त नहीं होगी जब तक कि सब लोग मिलकर उसको संविदा द्वारा समाप्त ना करें, ठीक है, उस काम को। चलो विधियां देखते हैं क्या क्या है। सो पार्टनरशिप को समाप्त करने की विधि आपसी सहमति द्वारा। जो जिन लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप की थी, जॉब को चालू किया था, वो लोग मिलकर ही क्या कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग मिलकर शादी किए हैं और 2 लोग अपने म्यूचुअल कंसेंट से उस शादी को क्या कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। ये शादी वाला एग्जाम्पल एग्जाम में मत लिखना। सेक्शन 40, यदि साझेदार यदि आपसी सहमति से साझेदारी पार्टनरशिप को समाप्त करना चाहते हैं तो वो फर्म को विघटित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप ए, बी और सी एक फर्म को साझेदार हैं, वे व्यवसाय बंद करने का निर्णय लेते हैं और आपसी सहमति से फर्म का विघटन कर देते हैं। वेरी गुड, तो सिंपल है ना। पूर्ववर्ती समझौते के अनुसार विघटन, धारा 41 क्या कहता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कानूनन फर्म का विघटन अनिवार्य हो जाता है। इसमें पार्टनर नहीं समाप्त कर रहे हैं, बट परिस्थितियां ऐसी हैं कि समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। कब? जब मान लो जिस साझेदारों में से किसी का दिवालिया हो जाना, मान लो 2 लोग थे और ए और बी ने मिलकर एक व्यापार चालू किया, ठीक है, और ए दिवालिया हो गया। अब इस फर्म को समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, ए दिवालिया हो गया है, ए का जो अन्य पैसे का खर्चा होगा क्या करेगी सरकार, फर्म से निकालेगी, लेकिन बी को भी ना चाहते हुए नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए फर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। या फर्म का व्यापार अवैध हो जाए, ठीक है, फर्म क्या कर रहा है, अवैध कार्य कर रहा है, ठीक है। पन्नालाल वर्सेस फिल्म फर्म लेखराज पन्नालाल, ठीक है, बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, पन्नालाल बनाम पन्नालाल याद कर लेना है ना। जहां फर्म का उद्देश्य मादक द्रव्यों का व्यापार था और सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तब फर्म का विघटन मान लिया गया। क्या हुआ, जो फर्म इन्होंने शुरू किया था उसमें मादक पदार्थ, मान लो फॉर एग्जांपल शराब बेचते थे, ठीक है, कुछ दिन बाद सरकार ने उस शराब पर रोक लगा दिया। जब इन्होंने फर्म चालू किया था तब उस शराब पे रोक नहीं था, ठीक है। नाउ जो चीज अब अवैध हो गई, पहले वैध थी जब ये काम चल रहा था, लेकिन जैसे सरकार ने रोक लगाया ये कार्य भी अवैध हो गया, है ना। तो फर्म चालू करने के बाद कार्य अवैध हो गया, अब अपने आप ये फर्म समाप्त हो जाएगा, ठीक। चलो, निश्चित काल या उद्देश्य की पूर्ति का विघटन, सेक्शन 42 क्या बोल रहा है कि जो फर्म था उसको एक निश्चित समय के लिए, ठीक है, और मान लो 6 महीने के लिए ही उन्होंने कोई काम चालू किया था। अभी एग्जाम्पल देखो, अभी जब मेला महाकुंभ लगा था, सड़कों पे बहुत भीड़ थी, 2 लोगों ने मिलकर 2 महीने के लिए क्या कर लिया, ढाबा खोल लिया, है ना। 2 महीने बीत गया, समय बीत गया, फर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। या इन्होंने कहा जब तक माघ मेला चलेगा, सड़क पर भीड़ रहेगी, तब तक हम ये ढाबा लगाएंगे, और 3 महीने बाद क्या हुआ, कुंभ का मेला समाप्त हो गया, अपने आप फर्म समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म का गठन एक इमारत निर्माण के लिए हुआ, जैसे ही निर्माण पूरा हुआ फर्म विकसित हो गया। एक फर्म बनाया गया एक घर के निर्माण के लिए, ठीक है, अब जैसे घर बन गया फर्म समाप्त हो गया, ठीक है। साझेदारों में से किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, मान लो ए बी 2 पार्टनर थे, उनमें से किसी की मृत्यु हो जाए तो फर्म समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं समाप्त होता, हो सकता है कि 3-4 पार्टनर हो, ठीक है, और कोई एक मर जाए, ठीक, तो उसकी जगह पे उसका हिस्सा लाभ उसकी वाइफ को, देखो उसकी विडो को दे दिया जाता है या उसकी माइनर चाइल्ड को दिया जाता है, ठीक है, दे देते हैं लोग। अब ये इन तीनों पर है देते कि नहीं, लेकिन फर्म हो सकता है कि चलती रहे, ठीक है। अगर संविदा में ऐसा नहीं लिखा था कि चारों में से किसी के मरने पर संविदा समाप्त हो जाएगी, जब तक कि अनुबंध में अन्यथा ना हो तब तक क्या होगा, फर्म समाप्त नहीं होती, ठीक है। चलो, जैसे जो लिखा होगा फर्म संविदा, ठीक है। साझेदार का दिवालियापन 42D, यदि कोई पार्टनर दिवालिया हो जाएगा तो फर्म समाप्त हो जाएगी, ये हमने देखा ही। कोई पार्टनर क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, तो कई पार्टनर हैं ए बी सी डी, इन्होंने मिलकर क्या की, पार्टनरशिप की। नाउ क्या हुआ, अगर संविदा में लिखा हुआ था कि अगर हम में से कोई एक
पार्टनर छोड़ेगा। देखो संविदा करके ही पार्टनरशिप हुई थी, ठीक है। कोई एक त्याग पत्र देखकर अलग हो जाएगा, अगर संविदा में लिखा था तब ये कंपनी, ये फर्म समाप्त हो जाएगी तब। अगर संविदा में नहीं लिखा था तो फर्म समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ओके, वेरी गुड, आई थिंक समझ में आया होगा। चलो, न्यायालय द्वारा विघटन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना न्यायालय द्वारा विघटन दिया हुआ है, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में न्यायालय भी विघटन कर देता है। क्या होती हैं परिस्थितियां, वो हम देखते हैं, ठीक है। किसी साझेदार का अयोग्य हो जाना, ठीक है। कोई एक पार्टनर, मान लो तीन पार्टनर हैं, उसमें से कोई एक पार्टनर, दो पार्टनर या तीनों पार्टनर क्या हो जाए, पागल हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, कोर्ट में जाया जाएगा, बाकी जो पार्टनर साउंड माइंड होंगे कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट क्या करेगा, पार्टनरशिप को समाप्त कर देगा भाई। नहीं तो क्या होगा, मान लो फर्म के नाम पे किसी से व्यापार करते हैं, दूसरे व्यक्ति से, और कुछ पैसा लेते हैं और फर्म को नुकसान होता है, तो देखो जिस व्यक्ति से व्यापार किए थे वो तो अपना पैसा मांगेगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे, अपना 9 2 11 हो जाएंगे और पागल के सिर पे सब मर देंगे। इससे अच्छा है कि फर्म ही समाप्त कर दो, ठीक है। कोई एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर क्या करे, दुराचार के लिए, गबन के लिए, इत्यादि के लिए, धोखाधड़ी आदि के लिए गिरफ्तार हो, ठीक है। चलो, कोई पार्टनर अपने कर्तव्यों की ड्यूटी की पूर्ति नहीं कर रहा है, जैसे सबको मिलकर व्यापार चलाना चाहिए ना, दो लोग तो टाइम पे पहुंच कर अपना सारा काम कर रहे हैं, एक लोग ड्यूटी पे आते ही नहीं है, जबकि उनका आना कंपलसरी है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स को काम करना पड़ता है। ये हो सकता है कि 10 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर लें और उनमें से कोई एक ही काम करे सबके लाभ के लिए, ठीक है। बट संविदा में लिखा होना चाहिए, अगर संविदा में लिखा है कि सारे पार्टनर आएंगे तो सारे को आना पड़ेगा, लेकिन सभी नहीं आ रहे हैं तो 4 उसमें से रोज गायब रहते हैं, तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। संविदा में जो लिखा है उस बात का ध्यान देना होगा, ठीक है। किसी किसी पार्टनर द्वारा व्यापार न करने की अक्षमता, कोई पार्टनर अपनी ड्यूटी निभाने योग्य न रह गया और बीमारी के कारण, मेंटल हेल्थ के कारण, किसी के कारण कोई एक पार्टनर और क्या चाहता है, पार्टनरशिप को समाप्त कर दिया जाए, देन वो क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। फर्म का निरंतर नुकसान में चलना, अगर कि तुम गई, चलो आई थिंक तुम हो, ठीक है। फर्म का फर्म क्या कर रहा है, जो बिजनेस चला रहे थे वो लगातार नुकसान में हो रहा है, चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी अगर वो कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट क्या कर सकता है, फर्म को समाप्त कर सकता है, ठीक है। अगला क्या है, जब फर्म का संचालन ही असंभव हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो ए, बी और सी पार्टनर है, अब आपस में इनमें लड़ाई हो गई किसी बात पे, आपस में अविश्वास हो गया, कि तुम बेईमानी करते हो वगैरह किसी भी कारण से। अब ऐसे में लोग क्या कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते साथ में, ठीक है। भरोसा उठ गया है, लोग साथ रह नहीं सकते। मेरा तो दिमाग खराब हो जाए किसी से लड़ाई हो जाए, उसको मुंह मैं नहीं देखना चाहूँ, उसका मतलब जैसे दिमाग में अजीब सा हाइपर हो जाता है ना, जब उसको देखो तो गुस्सा आता है, खासकर अगर कोई झूठ बोला हो, है ना। तो ऐसे इंसान के साथ अगर मतभेद हो जाए, लड़ाई हो जाए, या उनमें से कोई एक क्या कर रहा हो, संसाधन का दुरुपयोग कर रहा हो, तो कोर्ट कहता है कैसे, वकालत कैसे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, बता दिया मैंने कैसे किया वकालत। चलो, दो पार्टनर के बीच अगर गंभीर झगड़े के कारण हो गया हो तो न्यायालय का विघटन का आदेश दे सकता है। कौन सा केस था, खेतरा खेतरपाल वर्सेस अब्दुल हमीद, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, हमने फर्म को समाप्त कर दिया, मान लो कोई बिजनेस था उसको समाप्त कर दिया, तो भाई बिजनेस किसी फर्म का था, फर्म अपने आप में एक बिजनेस, एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसके साथ क्या होगा, उस प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, संपत्ति का वितरण कर देंगे, किसमें, तो देखो अगर उस फर्म के साथ कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा था, कोई दूसरा फर्म, मान लो कि ये क्या बनाता है, बेड वगैरह, फर्नीचर बनाता है, ये फर्म था फर्नीचर का काम करता था, तो ये कहीं ना कहीं से लकड़ी खरीदता रहा होगा ना, है ना। तो हर बार इंसान पैसा नहीं देता, कभी कभी उधार ऋण वगैरह में भी काम चलता है ना। तो संपत्ति का वितरण कैसे किया जाएगा, उस फर्म पर पहले जो कोई ऋण ऋण रहा होगा, है ना, वो चुकाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर पार्टनर्स द्वारा दिया गया ऋण, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर फर्म ने किसी से ऋण लिया था पहले वो चुका देंगे, ठीक है, फर्म समाप्त करने के बाद। अगर कोई पार्टनर है, मान लो 3 पार्टनर है और उसमें से किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा ऋण अपने पास से दिया हुआ है, तो उस ऋण को पहले चुकाएंगे, ठीक है भाई, क्योंकि देखो तीनों में बराबर बंटना चाहिए, ए बी और सी में, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन जो ये सी है इसने उस
हिस्से के अलावा 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किया था अपने पास से, तो इसको 50 लाख एक्स्ट्रा बनता है ना। तो क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी में से ऋण चुकाएंगे जिस कंपनी से था, फिर किसी का अगर एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको वो देंगे, और अंत में जो प्रॉपर्टी बचेगी, मान लो 100 लाख की प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, तो 100 लाख ही गिनो, 20 लाख उधार लिया था कहीं से, उधार चुका दिया, 50 लाख रुपए फर्म में किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा खर्चा किया था, एक पार्टनर 2 पार्टनर जिसने जितना भी किया था, मान लो टोटल मनी 50 लाख। अब 100 लाख में से 70 चला गया, बचा 30 लाख। अब ये 30 लाख तीनों पार्टनर में, जितने भी पार्टनर हो बराबर बराबर बांट दो, ठीक है। ये होगा। उसके बाद क्या होगा, जो लोग उनसे व्यापार करते थे उनको कैसे पता चलेगा कि वो फर्म बंद कर दी गई है। मान लो कि जिससे वो लकड़ी खरीदते थे उससे एक्स गया, 3 पार्टनर थे एक्स वाई जेड, फर्म समाप्त हो गई और एक्स गया फर्म के नाम पे ही क्या कर लिया, 20 लाख रुपए का सामान उठा लिया, ठीक है। तो अब ये तो फर्म से ही पैसा वसूल करेगा, फर्म से पैसा वसूल करने क्या मतलब है, तीनों को बराबर बराबर देना पड़ेगा, बट इन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इसकी भी गलती नहीं है, इसलिए जैसे ही फर्म समाप्त होती है वैसे ही न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, उसकी अधिसूचना दी जाती है कि फलाना फर्म समाप्त कर दी गई है, या फलाना व्यक्ति इसका पार्टनर नहीं रहेगा, हर चीज की सूचना दी जाती है, ठीक है। फर्म का विघटन और साझेदारी का विघटन दो अलग अलग बात है। साझेदारी का विघटन क्या है कि कोई एक पार्टनर क्या करे, पार्टनरशिप को समाप्त छोड़ दे, ठीक है। इससे हमेशा विघटन नहीं होता है, ठीक है। अगर संविदा में नहीं लिखा है कि किसी एक पार्टनर के छोड़ने पर फर्म समाप्त नहीं होगी, तो फर्म समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर फर्म का विघटन हो रहा है, इसका मतलब वो काम पूरी तरीके से ठप हो जा रहा है, ठीक है। सभी साझेदारों के रिश्तों की समाप्ति फर्म का पूर्ण विघटन है। हाँ, लेकिन अगर सारे पार्टनर ए बी सी और डी 4 पार्टनर है, चारों के चारों जितने भी पार्टनर हैं, 2 या उससे अधिक होते हैं ना, सब उस काम को छोड़ दे रहे हैं, तो अपने अपने आप फर्म का विघटन हो जाएगा। साझेदार किसी पार्टनर की डेथ होने, दिवालिया होने के कारण साझेदारी समाप्त नहीं होती, ना कि फर्म की, ठीक है, जब तक कि अनुबंध में अन्यथा ना हो। क्या बोल रहा है, सॉरी लाइन गलत पड़ गया हम। ये बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर दिवालिया या डेथ कुछ हो गया मान लो, ठीक है, तो इससे फर्म नहीं समाप्त हो जाएगा, इससे काम नहीं बंद हो जाएगा, इससे सिर्फ साझेदारी समाप्त होगी उस एक सदस्य के लिए जो मर गया है, दिवालिया हो गया है, ठीक है, या उसने त्याग पत्र दे दिया है। लेकिन अगर संविदा में ऐसा लिखा था, पार्टनरशिप की संविदा में जब वो पार्टनरशिप शुरू किए थे काम को, कि अगर कोई भी सदस्य मर गया, दिवालिया हो गया या त्याग पत्र दे दिया तो हम ये काम बंद कर देंगे, तभी फर्म का समाप्ति होगी, नहीं तो फर्म की समाप्ति नहीं होगी, ठीक है। देखो, जो हमने ऊपर सबसे पहले हमने विकल्प देखे थे जिसमें पार्टनर्स खुद ही क्या कर रहे थे, क्या कहते हैं, फर्म का विघटन कर दे रहे थे म्यूचुअल कंसेंट से, ठीक है, या एक समय के लिए या किसी उद्देश्य के लिए पार्टनरशिप हुआ था और वो पूर्ण होने के बाद फर्म समाप्त हो जा रहा था, या फर्म का जो काम था अब वो क्या हो गया है, अवैध हो गया है, ठीक है। ये 3 4 5 चीजें हमने पढ़ी थी। इन सब तरीकों के होने पर क्या होगा, फर्म का विघटन हो जाएगा। बट इन केस, ठीक है, फर्म का विघटन हो जाएगा। फिर हमने इसके बाद देखा था कि सबसे लास्ट में नंबर आता है कोर्ट के द्वारा विघटन का। देखो, कोर्ट के द्वारा विघटन तभी होगा जब इन सब में से उपलब्ध सारे उपचार आपके एग्जॉस्ट हो गया हो, समाप्त हो गया, आपके पास इसमें से कोई भी विकल्प ना हो, ठीक है, नहीं समाप्त हो पा रहा, तब आप न्यायालय में जाके विघटन करा सकते हो, ठीक है ना। फिर आ गया कंक्लूजन। आप शॉर्ट से लिखना, हर बार हम बोलते हैं कंक्लूजन जरूर लिखा करो। इंपॉर्टेंस जो आपने उसका समझा है, जो टॉपिक आपने ऊपर लिखा और उसके बाद उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सुधार हो सकता है, etc। चलो, इंग्लिश में आ गया। तो एक्सप्लेन द टॉपिक है शॉर्ट नोट्स, अगर आ गया तब भी, नहीं आ गया तब भी, ठीक है। प्रत्याभूति पूछ रहा है, चिरगामी प्रत्याभूति है चलक प्रत्याभूति। तो प्रत्याभूति का क्या मतलब होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो चीज तुमको अच्छे से याद रखनी है। क्या होती है गारंटी, गारंटी यहाँ एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 3 व्यक्ति होते हैं इसमें, ठीक है, एक्स वाई एंड सी, ठीक है। एक हो गया गारंटर जिसको कहेंगे प्रत्याभूति दाता, ठीक है। एक हो गया मूल ऋणी, ठीक है, एक हो गया ऋणदाता। क्या होता है, एग्जाम्पल ऐसे इसको समझो, ये क्या कहता है, ऋण देगा एक्स को, ठीक है,
और जी क्या देगा, गारंटी देगा कि अगर जो मूल ऋणी है इसने तुम्हारा ऋण नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुमको बताते हैं। दुकानदार से बेटा गया सामान लेता है, ठीक है, हर बार पैसा दे देता है, कई बार नहीं देता। पिताजी ने कहा भैया जितने बार सामान लेता है पैसा देता है तो ठीक, नहीं देता है तो लिख लिया करो, मैं आऊंगा तो मुझसे ले लेना। तो पिताजी क्या कर रहे हैं, बेटे की गारंटी दे रहे हैं। तो ऊपर तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ मतलब बोलो। जिस दिन आप पढ़ा। ठीक है। अब चलत प्रत्याभूति क्या होती है? जब प्रत्याभूति देखो, एक बार देखो, एक प्रत्याभूति होती है, फॉर एग्जाम्पल गोलू गया और उसने क्या किया, किताब ली दुकानदार से, ठीक है। पिताजी ने कहा भैया आप जो किताब लेने गए दे दो, मैं आऊंगा तो पैसा दूंगा। ये एक बार का हो गया, ठीक। एक होता है गोलू गया पड़ोसी की दुकान से सामान उठा लाता है, जब मन करता है तब। अब पिताजी कहते हैं जितनी बार आएगा तब तक उसको सामान देना, हर बार का मैं तुमको दूंगा। चलत का मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब बहुत इजी लैंग्वेज है, अगर हिंदी वाला नहीं आता आएगा तो इंग्लिश वाला पढ़ लोगे ना समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू जनरल मीनिंग लो एकदम, बहुत घुसना नहीं। कंटिन्यू मतलब जो गारंटी लगातार चल रही है, तब तक चल रही है जब तक कि गारंटर मना नहीं कर देता भैया अब मैं नहीं दे पाऊंगा। अब तुम जानो और ये जाने, ठीक है, अब मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। अंतर क्या होता है, जो प्रत्याभूति की संविदा होती है इसमें ये होता है कि जो उधार लेता है उसकी पहला दायित्व होता है कि वो उधार चुकाएगा, ठीक है। अगर उसने उधार नहीं चुकाया तब गारंटर जो है चुकाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गारंटर ने मान लो इनको चुका दिया पिताजी ने, फिर गारंटर के पास ये अधिकार है कि वो इनसे वसूले कि मैंने तुम्हारा चुकाया हुआ है, ठीक है। बट पिताजी बच्चे से नहीं वसूल पाते, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। टिप्पणी लिखना है। देखो ये सूचना के द्वारा कंटिन्यूड चलत प्रत्याभूति को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, या मृत्यु होने पर ये समाप्त हो जाती है, जिसने गारंटी दी थी, ठीक है, उसकी मृत्यु होने पर। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव 1880 का केस है। चिरगामी प्रत्याभूति भविष्य के लेन देन के लिए समाप्त की जाती है लेकिन पूर्व के लेन देन के लिए नहीं, इस केस में न्यायालय ने कहा था। 1880 था। दुर्गा प्रसाद, देखो भगवान का नाम, माँ का नाम, माता रानी का नाम दुर्गा माता प्रसाद ले लो, और बलदेव, बलदेव बलदेव कोर्ट क्या कह रहा है कि एक्स है वाई से सामान लेता है और एक ने गारंटी दी हुई है, ठीक है, और ये सामान लिए जा रहा है। चलत प्रतिभूति है कि जब तक ये सामान ले तब तक दो। फिर आया, मान लो आज कितनी तारीख है, आई थिंक 11/12 है, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक आज 14 तारीख, ठीक है आज 14 तारीख है। हाँ हाँ 14 तारीख, 14 जुलाई है, ठीक ना। आज जाके गारंटर ने कहा भैया अब मैं तुमको सामान नहीं दूंगा, आज से मैं सामान का क्या कहते हैं पैसा नहीं दूंगा, ठीक है ना। दोपहर के 2:04 हो रहे हैं, तब जाके इसने मना किया। और उसके ठीक 4 मिनट पहले जब 2 बजा था, जस्ट 1 सेकंड पहले इसने क्या किया था, 50,000 का सामान ले लिया था, ठीक है। तो इसने कहा भैया ठीक है मत देना अब तो, लेकिन जो 50,000 का सामान अभी लेकर गया 4 मिनट पहले उसका तो दो। तो बोल रहा है नहीं मैंने तो आज ही मना किया 14 तारीख को, मैं क्यों दूँ, आज का तो नहीं दूंगा। कोर्ट ने कहा नहीं, जिस समय आप कहते हैं, जिस समय मान लो 2:04 पे आपने कहा, ठीक, उस समय और उसके बाद भविष्य में आप जिम्मेदार नहीं हैं, बट उसके पहले जितने भी लेन देन हुए उसका गारंटी आपके सर पे रहेगी, ठीक है। शर्तें और वारंटी, कंडीशन और वारंटी ये हम पढ़ाए हुए हैं, इसको रिवाइज नहीं करेंगे हम लोग, सेम चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या था, जब देश का डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं, ठीक है। यह सिद्धांत भारतीय अधिनियम की धारा 28 में वर्णित है, इसको सेक्शन याद रखना एंट्रेंस वगैरह के लिए, एग्जाम एलएलएम वगैरह के लिए। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं को पार्टनरशिप के रूप में प्रस्तुत करता है तो पार्टनरशिप की जिम्मेदारियों के लिए वो उत्तरदायी होगा, ठीक है। देखो अभी हमने पार्टनरशिप पढ़ी, उसमें हमने बोला कि कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करने पर सिर्फ पार्टनर नहीं होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, एक्स और वाई ने मिलकर एक पार्टनरशिप की, मान लो ये बेड बनाते हैं तो इसके लिए लकड़ी किससे खरीदते हैं, इस लकड़ी वाले से, ठीक है। इसका भी एक दुकान होगी है ना, ये इनको सामान देता रहता है। एक व्यक्ति है एम, ये जाके अक्सर इनकी दुकान पे बैठे रहते हैं, ठीक है, अक्सर बैठे रहते हैं, गप्प मारने की आदत है, ठीक है। अरे और जब कोई सामान लेने आता है तो कहते हैं अरे भैया अपनी ही दुकान है, जो मन कहे बोलो। मान लो ए बी सी जो भी खरीदने आता है सबसे गप्प मारते हैं
और जो ये यक्स वाई है कहते हैं कुछ बोलते नहीं है, ठीक है, ये कुछ बोलते नहीं। जब बोलनेस क्या होता है, इनको लगता है बोलनेस क्या होता है, ठीक। नाउ एक दिन ये गए कि बोले कि हमको जो है 5 लाख का लकड़ी दे दो, बेड बनवाना है। और ये दुकानदार भी ये जानता था कि ये जो दुकान है ये उसमें ये भी पार्टनर है। क्यों? क्योंकि जब ये गया था तब भी ये गप मार रहा था, ये अपनी ही दुकान है, इन दोनों ने कुछ बोला नहीं, ठीक। इसने 5 लाख का सामान दे दिया, ठीक। अब ये 5 लाख इनसे वसूल लेंगे एक्स वाई से। एक्स वाई बोला हमने तो लिया ही नहीं है भैया। तो ये गए एम से मांगने लगे, तो एम ने कहा मैं तो पार्टनर थोड़ी हूँ, मैंने बस ले लिया था, लेकिन मैं पार्टनर थोड़ी हूँ। तो एक वो है स्टॉपेल का नियम, उसमें कहा गया जो चीज आपने कही और अगर उससे सामने वाले ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया तो वो तो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात के कारण इसने 5 लाख रुपए दिए ना, तो अब इनको होल्डिंग आउट करना पड़ेगा, मतलब 5 लाख रुपए भरना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने वो दिखावा किया था। क्या शर्तें हैं या क्या एलिमेंट है आवश्यक? तीसरे पक्ष को यह विश्वास दिलाना कि वह पार्टनर है, जबकि वह पार्टनर नहीं था, ठीक है। तीसरे पक्ष ने उसकी बात में, उसके गप्पों में आकर उस आधार पर कोई कार्य कर दिया हो, जैसे यहाँ दुकानदार ने 5 लाख की लकड़ी दे दी, ठीक है। अब लकड़ी देने के बाद उसको क्या हो गया, अब भाई कंपनी से तो प्राप्त करेगा नहीं, तो क्या हो गया इसको, हानि या दायित्व, हानि या नुकसान या कुछ भी, मतलब जो भी हुआ है नुकसान ही हुआ है, जो भी मोस्टली है ना, ठीक है। तो ये 3 चीज होनी चाहिए, पहले तो पार्टनर हो, फिर भी पार्टनर होने का भरोसा दिलाकर किसी तीसरे व्यक्ति को कोई लाभ प्राप्त करना जिससे उस तीसरे व्यक्ति को नुकसान हो। ये केस है लेक बनाम ड्यूक ऑफ अर्गाइल, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति ने खुद को एज ए पार्टनर दिखाया था, उसको जिम्मेदार होना पड़ेगा, ओके। विवक्षित प्राधिकार का सिद्धांत, कैन यू प्लीज बी साइलेंट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। नो नो अश्विन, चलो ये हो गया, ये टॉपिक भी हुआ है, नहीं हुआ है, एक मिनट वाला टॉपिक आई थिंक नहीं हुआ है ना, सेक्शन 19 के अनुसार, ये सेक्शन याद रखना। व्यापार कार्यों को करता है और फर्म को बांध सकता है, भले उसे विशेष अनुमति नहीं। यदि कोई भागीदार समान व्यापार कार्यों को करता है तो वो फर्म को बांध सकता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी का रूल है क्या ये, ठीक है, ओके। समान व्यापार कार्यों के लिए यह प्राधिकरण स्वतः माना जाता है। यह विशेष कार्य जैसे पंचायत को सौंपी गई बाद अचल संपत्ति की खरीद पर लागू नहीं होता, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक से अधिक पार्टनर है मान लो, ठीक है, और ये रहा फर्म हुआ है, इन्होंने जॉब बेड बनाने का अपना फर्म खोला है ना। बी ने क्या किया, बिना ए से पूछे ही अपना बनाने के लिए स्पेशल जो है लकड़ी का ऑर्डर दे दिया, है ना। नाउ इस ऑर्डर के लिए पूरा फर्म जिम्मेदार है, अगर कोई लाभ हो नुकसान हुआ तो ये अकेले नहीं बल्कि दोनों जिम्मेदार होंगे, और इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक फर्म बराबर सबको इम्प्लाइड अथॉरिटी देता है। बस इतनी सी बात है, आने का चांस नहीं है क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है। भागीदार तथा संयुक्त परिवार में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आ जाए, ठीक है। कार्टून की आवाज आ रही है क्या, ठीक है, नहीं। नहीं आ रही, वेरी गुड, नाइस, गुड टू नो। चलो हिंदी वाले में देख लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूरा क्वेश्चन बन के आ जाए अगर, ठीक है। तो भागीदार और संयुक्त हिंदू परिवार में अंतर, देखो हिंदू परिवार पूछ रहा है, ठीक है। तो लॉ लॉ क्या है संबंधित, तो भागीदारी किससे संबंधित है, पार्टनर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, और हिंदू परिवार के बारे में आएगा तो हिंदू लॉ से संबंधित होगा, पहला अंतर ये हो गया है ना। दूसरा कैसे होता है, सृजन कैसे होता है, तो भागीदारी कैसे सृजित होती है, संविदा द्वारा, और भाई फैमिली कैसे बनती है, जन्म के द्वारा, ये दूसरा अंतर हो गया, वेरी सिंपल। सदस्य कितने हो सकते हैं, तो हमने मैक्सिमम देखा 50 हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में, और भाई फैमिली में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो जितने जन्म ले रहे हैं, ठीक है। सदस्य की नियुक्ति कैसे होती है, सभी पार्टनर्स की सहमति से। क्या मतलब हुआ इसका, मान लो 3 पार्टनर हैं और एक व्यक्ति और पार्टनर बनना चाहता है, ठीक है।
तो इन तीनों को इनको भी संविदा कराई जाएगी। संविदा में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इन तीनों का क्या हो, सहमति हो, हाँ हम इनको एज ए पार्टनर अपने में शामिल करने को तैयार हैं। ठीक है। बर्थ में क्या है, जन्म हो गया तो फैमिली मेंबर हो गया, भले ही सब मान लो गर्भ हुई और सब नाक मुंह फुला लें, ऐसा कुछ नहीं होगा, फैमिली मेंबर हो गया। ठीक है। दायित्व तो क्या होता है, पार्टनर्स में सबका सिंगल रूप से भी दायित्व होता है और क्या होता है, संयुक्त दायित्व भी होता है। फॉर सिंगल दायित्व क्या होता है, मान लो कि किसी ने एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर दिया 50 लाख, और जब लाभ बटेगा तो उसका 50 लाख पहले चुकाया जाएगा, ये उसका पर्सनल दायित्व हो गया, है ना। संयुक्त दायित्व क्या होता है, अगर फर्म को कोई लाभ या हानि हुई तो सबके ऊपर बराबर दायित्व बनेगा। ठीक है। जबकि फैमिली में क्या होता है, कर्ता का असीमित दायित्व होता है, सहभागियों का सीमित होता है। कर्ता कौन होता है, जो फैमिली का हेड होता है, जो घर का खर्चा चलाता है। ठीक है। प्रबंधन कौन करता है, पार्टनरशिप में सभी भागीदार बराबर प्रबंधन करते हैं। ठीक है। उसको मेंटेन करना, खर्चा वगैरह सब, जबकि इसमें हेड करता है फैमिली में। विघटन कैसे होता है, तो खुद से समझौते द्वारा विघटन कर सकते हैं या न्यायालय द्वारा विघटन करा सकते हैं। लेकिन फैमिली का विघटन कैसे होता है, जब आपसी विभाजन द्वारा। ये भी वैसे होता है, आपसी विभाजन चाहे स्वयं से कर लें और चाहे कोर्ट से करवा लें, है ना। कोर्ट प्रॉपर्टी बांटती है और आपस में फैमिली बांटते हैं। ठीक है। फैमिली क्या बांटेंगे, पूरी फैमिली होती है जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बांट लें। महत्वपूर्ण केस क्या है, आयकर आयुक्त बनाम जेपी राव, न्यायालय ने कहा कि पार्टनरशिप अनुबंध से उत्पन्न होती है, जबकि हिंदू संयुक्त परिवार, हिंदू यूनाइटेड फैमिली जन्म से होती है। बहुत सिंपल सी बात है ना। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलो, भागीदारी और मतलब फर्म और कंपनी में क्या अंतर होता है। सो देख लेते हैं कानून कौन सा लागू होता है। फिर वही पार्टनरशिप एक्ट 1932 से लागू होता है, जबकि कंपनी किससे लागू होती है, कंपनी अधिनियम 2013, ये भी अभी की विधि है ना। निर्माण कैसे हुआ है, ये संविदा द्वारा। पार्टनरशिप कैसे की जाती है, संविदा द्वारा, आवश्यक एलिमेंट था। जबकि कंपनी के लिए हमें क्या कराना पड़ता है, पंजीकरण कराना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, दूसरा अंतर हो गया। कानूनी स्थिति क्या है, फर्म की हर व्यक्ति का अपना अलग पहचान नहीं होता है, सॉरी आ जाता है। ठीक है। जबकि कंपनी का एक कानूनी अस्तित्व होता है क्योंकि पंजीकरण हुआ है। ठीक है। इसको अलग नहीं समझ में आ रहा है, याद करना। सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कंपनी फर्म में मिनिमम 2 होती है, मैक्सिमम 50 होती है। ठीक है। जबकि कंपनी जो है, इसमें अगर प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मिनिमम से लेकर के 2000 मैक्सिमम तक। ठीक है। जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है, पब्लिक देखो कंपनी एक्ट पढ़ेंगे वहां समझ में आएगा तुमको। कंपनी पब्लिक एक्ट, सॉरी, जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 लगते हैं, प्लस चाहे जितना हो। जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होता है, यही वाला अंतर रखना, और मैक्सिमम 2000 होता है। ठीक। दायित्व क्या होता है, इसमें सीमित होता है कंपनी में, इसमें सीमित और असीमित दोनों होता है, इसको रटना ही बस है। हिस्सेदारी का ट्रांसफर कैसे होता है, स्वतः नहीं होता है। ठीक है। पार्टनरशिप में एक्ट में स्वतः हिस्सेदारी का ट्रांसफर नहीं होता, कोर्ट करती है। जबकि पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर होते रहते हैं, इधर उधर बिकते भी रहते हैं। ठीक है। उत्तराधिकार कैसे जाता है, तो कोई पार्टनर मर गया, उसका उत्तराधिकार समाप्त हो गया। ठीक है। और पार्टनरशिप में कैसे होता है, उसका उत्तराधिकार स्थायी रहता है, परमानेंट रहता है। अगर कोई मर गया, कंपनी में उसका हिस्सा था, ठीक है, तो वो सारा का सारा शेयर जो है उसके उत्तराधिकारी को चला जाएगा, उसके बच्चे को, बीवी को। ठीक है। विथ सेम राइट। ये केस इंपॉर्टेंट है, केस हमको याद दिलाना, हम अलग से बताएंगे। ठीक है। कंपनी का अलग कानूनी व्यक्तित्व माना गया। देखो ये केस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेट जेआरएफ में भी पूछा गया था। ठीक है। लॉ से अगर करोगे, एलएलएम के इंटरेस्ट में पूछा गया है, एपीओ में भी पूछा गया है, बिहार एपीओ में पूछा जाता है, वहाँ सारी कंपनी बिहार एपीओ का ही शायद था, हाँ बिहार एपीओ में है, बिहार जुडिशरी के किसी में है, और बीएचयू। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1897 केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसको अलग से पढ़ लेना, कई जगह पूछते हैं। ठीक है। चलो, उपनिधान और गिनवे में क्या अंतर है, ये हमने देखा हुआ है, सो नो, नॉट गोना रिवाइज इट। आवश्यकता का अभिकरण, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, ये भी हमने अभिकरण पढ़ा हुआ है।
ठीक है। जब आवश्यक पड़ने पर एजेंसी मतलब एजेंट की नियुक्ति हो जाती है, या आपातकालीन स्थिति में क्या परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। ओके, चलो। सो ये था तुम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट LLB सेकेंड सेमेस्टर के लिए पेपर है ये फर्स्ट। एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने क्वेश्चन मैं भेजूंगी बस उतने पढ़ लेना। ये जितने इस सीरीज में उतने क्वेश्चन पढ़कर अपने सीरीज से चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर तुमको लगता है इसमें फैक्ट कम है। अगर तुम सिर्फ इसकी परिभाषाएं याद कर लोगे, परिभाषा से तोड़ के ही एलिमेंट निकलता है, मैंने कई बार बताया, फिर हम क्या कर सकते हैं उस एलिमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक दो केस, तुम एक केस तैयार कर रहे हो, उस एक केस का क्या करो तो क्या हुआ था, उसमें फैक्ट क्या था, क्या बात हुई थी, उस फैक्ट को तैयार करके फिर कोर्ट ने क्या कहा था उसका डिस्कस ना लिख दो, तुम्हारा आंसर कंप्लीट है, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूजन। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं सेकंड कल कौन सा पेपर लेते हैं, सोचते हैं, ठीक है। ओके चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय।